कुछ भी लिख लिया। ठीक है, मैं शुरू करूं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपनी उम्मीद हमेशा जिंदा रखिए, हमेशा सकारात्मक रहिए और धारा के विपरीत तैरना जरूरी है, क्योंकि मरी हुई मछली धारा के साथ तैरती है और जो जिंदा होते हैं वो धारा के विपरीत तैरने का मादा रखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा। ये हमारा मॉर्निंग पावर पैक शो है और जिस तरीके से पराक्रम ने कहा कि उम्मीद जगी रहनी चाहिए और यही कुछ नेपाल के लिए भी है, क्योंकि नेपाल में जल प्रलय आया है और वहीं से ये उम्मीद भी है कि एक बार फिर नेपाल पटरी पे लौटेगा। भारत हर संभव यहाँ कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरें होने वाली हैं और खेल जगत की खबरें होने वाली है। हमारे खास सेगमेंट होने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे क्या समाचार पत्रों में क्या कुछ प्रकाशित हुआ है और खासकर भारत की विविधता आपको दिखेगी एक दिन एक उत्सव में। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। तिब्बत नेपाल सीमा पर आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 160 हुई। 133 से अधिक भारतीय सहित 750 लोग लापता। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने नेपाल की ओर बढ़ाए मदद के हाथ। भारत से भेजी गई 10 टन राहत सामग्री और दवाएं पहुंची नेपाल। उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खिलाड़ियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लाखों युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर। जल संरक्षण, खेल, शिक्षा और सार्वजनिक आउटरीच से जुड़े कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और कोलंबो टेस्ट पर भारत का शिकंजा कसा। श्रीलंका ने फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में गंवाए 6 विकेट, हासिल की 16 रन की मामूली बढ़त। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात नेपाल की भीषण प्राकृतिक आपदा और त्रासदी की। तिब्बत की सीमा के निकट मध्य नेपाल के जिलों में कल सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिक समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल में कल सुबह आई भीषण बाढ़ का कारण भूकंप नहीं था, ये भूस्खलन के कारण हुआ। ये बात कल देर शाम अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण USGS ने स्पष्ट किया। नेपाल के समय अनुसार सुबह 8:37 पर नेपाल चीन सीमा के पास काठमांडू के उत्तर में कंपन महसूस किया गया था। शुरुआत में USGS ने इसे 4.4 तीव्रता का भूकंप बताया था। उसी समय पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर लहिंडे खोला नदी पर गिर गया और ये नदी भोते कोशी नदी की सहायक नदी है जो चीन से निकलकर नेपाल में बहती है। भूस्खलन इतना शक्तिशाली था कि इसके कारण फ्लैश फ्लड आ गया, जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बाद में इस भूस्खलन को 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर प्रभाव वाला बताया गया। तो ड्रोन से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद ही भयावह है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और उनका नामो निशान नहीं रहा है। ड्रोन की तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि ये त्रासदी कितनी बड़ी है। अब तक 157 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और कितने लापता है, इसमें 750 लोग लापता अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ भावना, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, वो तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं, क्योंकि पीछे सैलाब है और सैलाब के सामने, सैलाब के आगे दौड़ती हुई जिंदगियां हैं। ये तमाम सारी ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि नेपाल की भयानक जल प्रलय की दास्तां को बयां करती है। नेपाल में भोटेकोशी नदी में बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ा, जिससे तिब्बत से लगे रसुआ और धादिंग जिले प्रभावित हुए। नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित लहंजे खोला नदी में
पानी बढ़ने और चट्टाने खिसकने के कारण रसुआ जिले के सीमावर्ती शहर तिमूरे में भोटे कोशी के जरिए त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आ गई। तिब्बत से अचानक आई भीषण बाढ़ से नेपाल में इस हादसे में अब तक कम से कम 157 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि बाढ़ के बाद कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ का पानी नदी के रास्ते नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्व जैसे अन्य जिलों में भी फैल गया। साथ ही राजधानी काठमांडू से लगभग 70 से 200 किलोमीटर दूर तक के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं कि नेपाल के कौन से वो प्रभावित जिले हैं जो इस में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसमें तनहू है, नवलपरासी ईस्ट है, इसके साथ रसुआ है और भी कई ऐसे इलाके हैं जो जिसमें नुवाकोट भी है, धादिंग है, गोरखा है, चितवन है। ये नेपाल के वो प्रभावित जिले हैं जो बुरी तरीके से इसमें क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो भारी नुकसान इस समय नेपाल को हुआ है। और आपको बता दें कि नेपाल में लापता हुए करीब 500 लोगों में कम से कम 133 भारतीय और 37 अप्रवासी भारतीय शामिल हैं। इनमें से कम 50 भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तीर्थयात्री हैं। गैर लाभकारी संस्था ईशा फाउंडेशन ने बताया कि उसके 77 सदस्य लापता हैं जो एक आव्रजन केंद्र पर मौजूद थे, जबकि संस्था के 495 लोग सुरक्षित लौट आए हैं। बाद में नेपाल सरकार ने कहा कि इस इमिग्रेशन केंद्र के कर्मचारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमिलनाडु के अधिकारियों ने बताया कि लापता 37 पर्यटक तंजावुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और केरलम समेत कई अन्य भारतीय राज्यों ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं क्योंकि उन्हें आशंका है कि नेपाल में फंसे लोगों में उनके राज्य के निवासी भी हो सकते हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने अचानक आई बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में ये लिखा गया है कि लोग +977 985 131 6807 या फिर +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन नंबर 1144 और पर्यटक पुलिस का नंबर 9851289445 जारी किया है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी हेल्पलाइन नंबर 008618511428 4905 जारी किया है, जिस पर व्हाट्सएप के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है। भारतीय और अप्रवासी भारतीयों के लिए अलावा लापता हुए बाकी पर्यटक 2 दर्जन से ज्यादा देशों से हैं, जिनमें अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड शामिल हैं। यूक्रेन के 53, ऑस्ट्रेलिया के 34, मलेशिया के 17, ब्रिटेन के 12, दक्षिण कोरिया के 8, दक्षिण अफ्रीका के 4, अमेरिका के 3, पुर्तगाल के 2 और ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के 1-1 नागरिक लापता है। कुछ अन्य पर्यटकों की नागरिकता की पुष्टि नहीं हो पाई है। और वहीं नेपाल में अलग अलग जगहों पर 80 सुरक्षाकर्मी भी लापता हो गए हैं, जिनमें नेपाल सेना के 44 जवान भी शामिल हैं। नेपाल के प्रभावित इलाकों के अलग अलग हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का इलाज काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में चल रहा है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन नेपाल यानी कि IIPPAN के एक बयान के अनुसार अचानक आई बाढ़ से नोवाकोट और रसुआ जिले में कुल 354 मेगावाट क्षमता वाली 8 चालू जल विद्युत परियोजनाएं और 5 निर्माणाधीन परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। बाढ़ से क्षतिग्रस्त प्रमुख चालू जल विद्युत परियोजनाओं में 111 मेगावाट की रसुआ गढ़ी जल विद्युत परियोजना, 78 मेगावाट की संजैन खोला जल विद्युत परियोजना और 60 मेगावाट की अपर त्रिशूली 3A परियोजना शामिल है। और नेपाल की रसुआ और अन्य प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की अध्यक्षता में हुई एक आपात बैठक के बाद प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य के लिए नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना और उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति जताई। साथ ही इस दुखद
घटनाओं में घायल हुए लोगों के जल्द ठीक होने की भी कामना की है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर जरूरी मदद देने का निर्देश दिया। नेपाल सेना ने अचानक आई बाढ़ के बाद खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए 12 हेलीकॉप्टर तैनात किए। रसुवा जिले के स्याफ्रुबेसी से 6, मलूंग से 2 और धुचे से 4 लोगों को बचाया गया। नेपाल सेना ने त्रिशूली स्थित सैन्य प्रशिक्षण केंद्र संख्या 1 में एक उपचार केंद्र भी स्थापित किया है, जहां सेना के चिकित्साकर्मी प्रभावित लोगों को आपात चिकित्सा सहायता दे रहे हैं। आपात चिकित्सा बचाव दल से लैस सेना का एक Mi-17 हेलीकॉप्टर भी त्रिशूली के जिला अस्पताल की ओर भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अपने समकक्ष बालेंद्र शाह से फोन पर बात की है और उन्हें हालात से निपटने के लिए हर संभव मानवीय मदद का भरोसा भी दिलाया है। नई दिल्ली ने पड़ोसी देश को राहत सामग्री की पहली खेप भेज दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली खेप जा चुकी है और नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ और तबाही के बीच भारत ने मानवीय सहायता का हाथ बढ़ाते हुए करीब 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी हैं, जो वहां पहुंच चुकी हैं। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित देश में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश करने और एकजुटता व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और भारत ने एक तरीके से, जैसा कि भारत का लगातार प्रयास रहा है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेशन के तौर पर भारत ने सहायता भेजी है। और आपको बता दें कि 10 टन राहत सामग्री भारत की ओर से भेजी गई है और इस राहत सामग्री के भेजने के बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार और भारत के नागरिकों का आभार जताया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पहली खेप आज सुबह भेजी गई है और पड़ोसी देश नेपाल में जिस तरीके की मदद की उम्मीद नेपाल कर रहा था, उसके लिए पहली मदद जो है हमारे पड़ोसी देश भारत की तरफ से जो है वो भेजी गई है। वहीं नेपाल से सटे तिब्बत की सीमाई इलाके में 3 लोगों की मौत हुई है और 265 लोग इस समय लापता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया। आपातकालीन राहत कार्यों में मदद के लिए पीपल्स आर्म्ड पुलिस की शिगाजी टुकड़ी के कुल 145 अधिकारियों और जवानों को प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्र में भेजा गया है। शी जिनपिंग ने खतरे वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने और घायलों को समय पर इलाज मुहैया कराने को कहा है, ताकि जनहानि कम से कम हो। उन्होंने निगरानी और अग्रिम चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करने, वैज्ञानिक तरीके से बचाव अभियान चलाने और बाढ़ के बाद पैदा होने वाली अन्य आपदाओं से बचाव पर भी जोर दिया। स्थानीय सरकार ने उन आपदा प्रभावित इलाकों में कर्मियों को भेजा है जहां संचार संपर्क टूट गया है। तो भारत ने 10 टन राहत सामग्री भेजी है और नेपाल में जो जल प्रलय है वो वाकई में दुखद है, डराने वाला है और बहुत ही तकलीफ देने वाला भी है। और भारत ने लगातार ये कोशिश की है कि वो हर संभव सहायता दे सके। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, नेपाल का ये जो जल प्रलय है, ये तस्वीर जो है वो डराने वाली है और भारत ने एक तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेशन के तौर पर राहत सामग्री भेजी है, मदद का हाथ बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर इस घटना के पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भारत के साथ साथ पूरी दुनिया जानना चाहती है कि जिस तरीके से लोग जल प्रलय के सामने बेबस और लाचार नजर आए, तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझी जाए? देखिए, एक तो बड़ी वजह बहुत सारे लोग इस बात का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं उस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि क्या बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे एक जो मामला सामने आ रहा है कि तिब्बत में एक सुपर ग्लेशियल लेक है चीन का, और उस ग्लेशियल लेक में अचानक वहाँ पे सिल्टिंग शुरू हुई, डिसिल्टिंग शुरू हुई और उसके बाद से वो जो मेन स्ट्रीम जो नदी है, उस नदी में पानी का अचानक दबाव बढ़ा और उसकी वजह से नेपाल में पानी आ गया। इस बात की आशंका न तो नेपाल को थी कभी और न ही चीन ने इसके बारे में सूचना दी नेपाल को कि इस तरह का कोई मसला उत्पन्न हो सकता है। तो देखिए, एक सूचनाओं का आदान प्रदान एक बहुत बड़ा मामला होता है। दो देशों के बीच में
जो नदियां होती हैं उन नदियों में किस तरह से ऊपरी जो अपर रेपेराइन जो नदी है उन नदियों की क्या स्थिति है, इस बात की लगातार सूचना नीचे वाले जो देश है जिसमें उन नदी के पानी जाते हैं उनको सूचना दी जाती है। अब इस बात का पता नहीं है कि क्या चीन ने इस बात की जानकारी नेपाल को दी थी या नहीं दी थी। अब ये बाद में पता चलेगा कि किस हद तक कोऑर्डिनेशन था नेपाल और चीन के बीच में, क्योंकि देखिए ये रास्ता वह भी है जिसमें कि कैलाश मानसरोवर के यात्री भी जाते हैं और जो ईसा फाउंडेशन के यात्री जो जा रहे थे, माना यही जा रहा है कि वो उसी रास्ते पे जा रहे थे। तो ये काफी संवेदनशील रास्ता है और काफी संवेदनशील इलाका है, रिस्क है लोगों का, और इस रास्ते पे तो मुकम्मल जानकारियों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए था। हर सेकंड पर जानकारियों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए था ताकि जो नीचे वाले जो इलाके हैं उन इलाकों को पहले से ही सावधानी के बतौर खाली कराया जा सके। तो यह अब नेपाल सरकार बताएगी कि किस तरीके से उनको कोऑर्डिनेशन मिला था चीन से, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पे चीन के अंदर भी पड़ा है। चीन के अंदर भी बताया जाता है कि क्षति काफी हुई है। तो अब कुछ दिनों में पता चलेगा कि असली कारण क्या था, लेकिन एक बार जब पानी उतरता है तो पानी उतरने के बाद वो रुकता नहीं, वो फैलता चला जाता है। और हम जब देख रहे थे कि जिस तरीके से धार से वो नदी का पानी आ रहा था, उस नदी के पानी में एक निश्चित तौर पे एक डिवास्टेटिंग कैपेसिटी थी, और उस डिवास्टेटिंग कैपेसिटी के कारण जो हुआ है कि नदी की तराई में रहने वाले जो मकान हैं, जो इलाके हैं, वो सारे इलाके जो है उससे दुष्प्रभावित हुए। अखिलेश, अब भारत सामने आया है, पहली खेप जा चुकी है, साथ ही नेपाल में जो भारतीय दूतावास है वो भी सक्रिय हो गया है, हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ जारी किए जा रहे हैं, कई लोगों की यहाँ मौत की खबर है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, और कितने लापता है इसका तो डेटा अभी खंगालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से जल प्रलय आया है ऐसे में पटरी पे लौटने के लिए नेपाल को बड़ा समय लगने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वो अपने पीछे बड़े निशान दाग छोड़कर जाती हैं, और ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका कह सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह से हो गया है कि अभी न वहाँ मोबाइल का संपर्क हो पा रहा है। कई जगह ये भी बोला जा रहा है कि हेलीकॉप्टर वहाँ उतर नहीं सकता, इस तरह के इलाके हैं। इसलिए पैदल टुकड़ियाँ बनाई गई हैं, पैदल टीमें बनाई गई हैं कि वो जाकर उस इलाके का जायजा लें, उस इलाके में जो भी मिलता है उनको बॉडी मिलती है, क्या भी कोई भी सूत्र मिलता है उसे बताएं। निश्चित तौर पे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहा है नेपाल। भारत ने भी ऑफर दिया है कि जो भी जरूरत होगी भारत उसके लिए करने के लिए तैयार है। नेपाल में पहले भी भूकंप आया था, आपको याद होगा, तो उस भूकंप में भी भारत की एनडीआरएफ की टीम जाके नेपाल को काफी सहायता पहुंचाई थी। तो निश्चित तौर पे जब भी जैसा भी नेपाल की जरूरत होगी, नेपाल भारत से अनुरोध करेगा तो नेपाल निश्चित तौर पे भारत की तरफ से वो सहायता दी जाएगी। इस बीच में भारत ने जो राहत सामग्रियां हैं जो अचानक जरूरत पड़ती है किसी भी डिजास्टर के बाद, जैसे टेंट की जरूरत पड़ती है, खाद्य सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, दवाओं की जरूरत पड़ती है, बिछावन की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें भेजी गई है और तुरंत कल ही ये सारी चीजें भेज दी गई हैं। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के बीच में जो बात हुई है, वो बात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह की आपको मदद चाहिए भारत करने के लिए तैयार है। वहां हमारे राजदूत हैं नवीन श्रीवास्तव, उन्होंने ये राहत सामग्रियां सौंपी है वहां के कल्चर मिनिस्टर को, और विदेश मंत्रालय में एक रैपिड एक्शन टीम है। देखिए, बताएं कि रैपिड एक्शन टीम बहुत ही तत्परता से ये सारे काम करने में माहिर हो गई है। दुनिया में जहां भी आप तुर्की का भूकंप देखें, आप कहीं वेनेजुएला में अभी आया भूकंप, उसके पहले नेपाल में, ये सारे जो इतने ट्रेंड हमारे प्रोफेशनल्स हैं जिनका की कोऑर्डिनेशन है जो है एनडीआरएफ के साथ, जिनका कोऑर्डिनेशन है मेडिकल टीम के साथ, जिनका कोऑर्डिनेशन है सप्लाई, जो सामान की सप्लाई करने वाले जो टीम है उनके साथ, ये त्वरित इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो भारत ने इस बात का पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि नेपाल को जिस तरीके की जरूरत हो, नेपाल भारत से कहेगा, भारत तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार है। अखिलेश, देखिए, भारत ने जिस तरीके से फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स नेशन के तौर पर मदद का हाथ बढ़ाया है, वो सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, हमने देखा कि फिर चाहे बात श्रीलंका की हो, फिर चाहे बात इंडोनेशिया की हो, या दुनिया के किसी भी प्रभावित देश में जब इस तरह की आपदा से कोई प्रभावित होता है तो भारत का लगातार ये प्रयास होता है कि वो सबसे पहले मदद के तौर पर हाथ बढ़ाने वाला और संकट के समय में साथ खड़ा रहने वाला देश बने। ये कितना बड़ा संदेश दुनिया को जाता है।
देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है दुनिया के लिए और भारत के अपने लिए भी। देखिए, भारत अपने लिए भी ये संदेश रखना बहुत जरूरी है। हम इस इलाके के सबसे बड़े देश हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। हमारा जो तकनीकी विकास है काफी एडेक्वेटली, जो बोलते हैं कि काफी हमने एक स्तर पाया है, तो उस सारे उसमें हमको दुनिया के सामने इस बात को कहने की जरूरत नहीं होती। हम साफ साफ दिखाते हैं कि हम किस तरीके से जो जरूरतमंद होते हैं, चाहे वो मालदीव में पानी की कमी हो या जैसा कि आपने बताया श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, यहाँ तक कि दूर में वेनेजुएला में, काफी दूर है वेनेजुएला, यहाँ वहां पर भी कोलंबिया में, और नेपाल और बांग्लादेश, भूटान की तो बात ही छोड़ दीजिए। हर जगह भारत की ने अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया और भारत मानता है कि वो जिम्मेदार एक देश है और भारत, इसीलिए भारत की कैपेसिटी बढ़ना भी बहुत जरूरी है और भारत इसीलिए आपसे अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाता है। हिंद प्रशांत में भारत के जो शिप्स हैं, वो शिप्स भी लगातार जो है इस तरह के रिलीफ कार्यक्रम में तात्कालिक तौर पे अगर कहीं राहत की जरूरत हुई, बचाव की जरूरत हुई, तो उसके लिए लगातार हमारे शिप्स जो है मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे सूचनाओं का आदान प्रदान हो, चाहे तात्कालिक तौर पे बचाने की जरूरत हो, हमारे नेवी शिप्स में है, वहां भी ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं। तो ये जो है भारत का एक विशिष्टता है और भारत ने इस जिम्मेदारी को अपने अंदर लिया है कि हम इस इलाके के ही नहीं बल्कि जहां भी जरूरत होगी वहां भी हम मानवीय सहायता के लिए मदद करने को तैयार रहेंगे। बिल्कुल, और भारत सरकार ने कहा भी है कि अगर आगे भी नेपाल को जरूरत हुई तो भारत सरकार लगातार प्रयास करेगी कि उसके साथ खड़ी हो और जहां जो मदद पहुंचाने की जरूरत होगी भारत उसके लिए लगातार खड़ा रहेगा। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि नेपाल को खड़े होने में और पटरी पर आने में जरूर समय लगेगा, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और भावना, आगे क्या है? नेपाल में जिस तरीके से जल प्रलय आई है उसका खतरा भारत के भी कई राज्यों पर इस समय मंडरा रहा है। बिहार सरकार ने पड़ोसी देश नेपाल के कई जिलों में अचानक आई बाढ़ के बाद गंडक नदी में जल प्रवाह बढ़ने की आशंका को देखते हुए पूरे तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। स्थिति से निपटने के लिए वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज के सभी 36 दरवाजे खोल दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी फाटक खोलने से पानी का प्रवाह सुचारू रहेगा और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि बिहार के लिए एक राहत भरी खबर है। आज सुबह से गंडक नदी का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार सभी विभागों को संभावित आपात स्थिति को देखते हुए आवश्यक सामग्री का भंडारण करने, तटबंधों का नियमित निरीक्षण करने और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से गंडक नदी से जुड़े पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ाने को कहा है। और आपको बता दें कि उन्होंने नेपाल से आने वाले पानी की स्थिति पर भी लगातार नजर रखने और संभावित प्रभावित क्षेत्रों में समय रहते एहतियात कदम
उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से लोगों को लगातार आवश्यक सूचनाएं और संभावित खतरे की चेतावनी देता रहे, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स को तैयार रखा जाए और जिला प्रशासन इनके साथ समन्वय कर तत्काल राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक और तकनीकी टीमें पूरी तरह सक्रिय रहे, साथ ही किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी वहां फंसे प्रदेश के नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो नंबर है 1070। ये उत्तर प्रदेश सरकार का हेल्पलाइन नंबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है और नेपाल में मौजूद उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही जल संसाधन, राजस्व और राहत विभागों को समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई जनहानि और नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी प्रभावित लोगों के सुरक्षित रहने की कामना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मधुरेश, आपका रुख करेंगे। मधुरेश, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेपाल में कल जल प्रलय आया, उसका खतरा कहीं ना कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और कल से ही हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है लगातार सतर्क मोड पर है। आप जो भी जिला अधिकारी हैं जिनसे भी बात की जा रही है, बड़े बड़े अधिकारियों से यहाँ मीटिंग की जा रही है और आपात बैठक में मॉनिटरिंग की जा रही है। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर जरूर घटा है, लेकिन अभी क्या इसको कहा जाए कि खतरा टल चुका है? देखिए भावना, जो गंडक का जल स्तर है वो निश्चित रूप से कम हो गया है, लेकिन अगर हम कल शाम से बात करें तो कल शाम लगभग 7 बजे के बाद से जो गंडक का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा था और कल रात 11:30 बजे ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा, जो कि 1,65,000 क्यूसेक जो वाटर है वो डिस्चार्ज कराया गया गंडक बैराज से। और उसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास से जो वाटर लेवल है गंडक बैराज में वो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन ये पुख्ते तौर पे अभी कहना संभव नहीं है कि जो खतरा है वो टल गया है और इसीलिए बिहार सरकार जो है वो मुस्तैदी से उस पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। जो 6 जिले हैं, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, इन सभी जिलों को अलर्ट पे रखा गया है। इनके जो डीएम है वो लगातार जो नदी के किनारे के एरिया है, जो तटबंध के एरिया है, वहां पे कैंपिंग कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कल भी रात में पूरी रात पेट्रोलिंग की गई ताकि किसी भी आपात स्थिति में से निपटने में जो समय है वो कम से कम लगे और तत्काल जो आम लोग हैं उनको सहायता पहुंचाई जा सके। और वर्तमान में चूंकि अभी पूरी तरीके से कहना संभव नहीं है कि खतरा टल चुका है, इसलिए जो तलहटी में जो नदी के किनारे रहने जो लोग रह रहे थे वहां से उन लोगों को हटा करके ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है और बिहार सरकार ने वहां पे ऊंचे स्थानों पर उनके रहने की व्यवस्था की। इसके साथ ही मेडिकल कैंप स्टैब्लिश किया गया और कल शाम से ही वहां कम्युनिटी किचन जो है वो रन किया जा रहा है, जो कि अगले आदेश तक वो रन किया जाता रहेगा। बिहार सरकार जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही नेपाल के जो अधिकारी है उनके साथ में भी समन्वय बनाया गया है ताकि जैसी भी स्थिति नेपाल में हो उसके अनुसार बिहार में जो फैसले हैं वो लिए जा सके। लेकिन मधुरेश, इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि जो बांध के जो फाटक थे वो खोल दिए गए हैं और उसके पीछे जो कारण ये बताया गया कि जो जल स्तर है यदि वो किसी स्थिति में बढ़ता भी है तो जो प्रेशर होगा वो उतना ज्यादा तेज नहीं होगा, जिससे कि कम नुकसान की जो है आशंका रहेगी। तो ये इस तरीके का जो मैकेनिज्म अपनाया जा रहा है उस पर जानकारों का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले साल तो कम
बाढ़ बिहार में आई थी, लेकिन उसके पहले साल यानी 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 के अक्टूबर महीने में अचानक से नेपाल में बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण जो गंडक का जलस्तर है वो बढ़ गया था और इसी गंडक बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो डिस्चार्ज कराया गया था। तो हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो बैराज है वो मजबूत है, वो 3.5 लाख 4 लाख क्यूसेक पानी का जो प्रेशर है वो झेलने के लिए तैयार है। लेकिन बिहार सरकार पहले से कह रही थी, क्योंकि बिहार में जो मानसून है वो थोड़ा कमजोर रहा है और 42% कम बारिश हुई है। तो पहले से हमारे यहाँ गंडक में जो पानी है, जो उसका जल स्तर मानसून में होता है उससे कम पानी है। तो बिहार सरकार पहले से ये कह रही थी कि 2,65,000 क्यूसेक पानी अगर गंडक बैराज से हमें डिस्चार्ज कराना पड़े तो कोई समस्या नहीं है, कोई बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। बिल्कुल मधुरेश, इसका मतलब स्थिति अभी गंभीर है, खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन बिहार सरकार जो है और साथ ही साथ तमाम एजेंसियां जो है इस समय सतर्क मोड पे हैं। आइए अब उत्तर प्रदेश भी आपको ले चलते हैं, वहां हमारे साथ विकास मौजूद है। विकास, यहाँ उत्तर प्रदेश भी सतर्क मोड पर है और यहाँ पर अलर्ट किया गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार यहाँ पर भी डीएम अधिकारियों से बातचीत कर रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश के कौन से वो जिले हैं, अगर खतरा मंडराता है या फिर बढ़ता है तो कौन से वो जिले हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, जिनको अभी अलर्ट मोड पर रखा गया है? देखिए, जो अलर्ट मोड पे रखा गया है, जिसका भी आपने जिक्र किया, महाराजगंज और कुशीनगर, यहाँ पर गंडक और नारायणी पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं। आसपास के गांव वालों को भी बताया गया है, सचेत रखा गया है और पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है, क्योंकि अगर कोई चुनौती आती है तो रणनीति पहले से तैयार होनी चाहिए। इसी के मद्देनजर फिलहाल अभी वहां पर ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जलस्तर में तेजी से बढ़ा हुआ हो और माना यह जा रहा है कि हालात सामान्य ही रहेंगी। लेकिन प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए पहले से ही तैयार रखी है अपनी रणनीति और वहां पर लोगों को लगा दिया गया है। 24/7 वहां पर निगरानी की जा रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के द्वारा लगातार रिपोर्ट वहां की देखी जा रही है, मांगी जा रही है और हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही हम देख रहे थे, अगर बाढ़ की बात करें जो नेपाल में जो हुआ है, उसके बाद महाराजगंज और कुशीनगर में लगातार प्रशासन मुस्तैद है। इसके साथ साथ प्रदेश में अन्य कुछ जनपदों में बाढ़ का प्रकोप है, 13 जनपदों में, तो वहां भी हालात फिलहाल सामान्य है। प्रशासन लगातार वहां पर राहत का काम कर रहा है। तकरीबन 1400 से ज्यादा लोगों को बाढ़ राहत शिविर में ले जाया गया है। अयोध्या हुआ, लखीमपुर खीरी है, प्रयागराज है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है, इन जनपदों में कुछ नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, गंगा समेत, सरयू, घाघरा। तो यहाँ पर बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां भी लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो महाराजगंज कुशीनगर की बात अगर हम करें तो वहां पर फिलहाल निगरानी बरती जा रही है, चौकसी बरती जा रही है। फिलहाल अभी वहां पर कोई ऐसी सूचना नहीं है कि अभी कोई खतरे की बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल विकास और मधुरेश इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि भारत के 2 राज्य जो हैं नेपाल की इस भीषण आपदा के बाद में पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार निगरानी रखी जा रही है और एहतियातन जो संवेदनशील इलाके हैं, जो नदी से सटे हुए जो इलाके हैं, उन्हें खाली भी कराया गया है। रुक रहे हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। यह संवाद युवाओं को देश के खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत की युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीट्स और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक, आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल है। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। तो खेलो इंडिया डायलॉग मेरा युवा भारत जो है वो कर रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके माध्यम से युवाओं के साथ भी बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नारायण सिंह। नारायण, जानना चाहेंगे खेलो इंडिया ये जो कार्यक्रम है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद होगा ये कितनी बड़ी ऊर्जा देगा भारत के खिलाड़ियों को और भारत के युवाओं को? बिल्कुल, अगर खेलो इंडिया जो ये डायलॉग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको जो मुख्य उद्देश्य है इस डायलॉग का, जो हमारे युवा हैं उनको जो भारत की खेल यात्रा है उससे जोड़ना है, उनकी आकांक्षाओं को समझना है और जो उनके विचार हैं उसको जो राष्ट्र निर्माण है उसमें शामिल करना है। कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं है अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो युवाओं से संवाद करते हैं। हमने देखा है हर मंच से वो युवाओं की बात करते हैं, उनसे मिलते हैं और जो 2036 में जो भारत जो ओलंपिक जो गेम्स होंगे उनको कराने का जो उद्देश्य है उनका, तो ये एक अहम कारण है जो ये खेलो इंडिया डायलॉग है उसको कराने का, क्योंकि जिस तरह से हमारा राष्ट्र निर्माण हो रहा है, खेलों में भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, तो देखेंगे कि आप प्रधानमंत्री शुरू से ही उनका एक ये रहा है कि जो हमारा स्पोर्ट्स है, हमारा जो देश है वो एक स्पोर्टिंग नेशन बने और दुनिया में हमारे खिलाड़ी हर जगह देश का नाम रोशन करें। और इसकी शुरुआत देखिए तो जो खेलो इंडिया जो गेम्स है 2018 में प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ भारत को खेलों में आगे ले जाने के लिए, क्योंकि कोई भी देश जब तक खेलों में एक महाशक्ति नहीं बन सकता जब तक ग्रास रूट लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर उसके खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन न करते हों, और यही खेलो इंडिया ने दिया है। और आज अगर खेलो इंडिया स्कीम को देखिए तो उसके खिलाड़ी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को मेडल दिलाते हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, और हाल फिलहाल में जो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुए, अगर किसी भी डिसिप्लिन के स्क्वाड को देखिए, चाहे बॉक्सिंग के देखिए, चाहे वेट लिफ्टिंग के देखिए, चाहे ट्रैक एंड फील्ड के देखिए, उसमें जो आधे से ज़्यादा एथलीट थे वो खेलो इंडिया से आए थे। तो खेलो इंडिया आप देखिए जिस तरह से एक 2018 में जो एक छोटा सा पौधा था अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका है और इसकी शाखाएं हर जगह फैल चुकी हैं, और ये भारत को जो खेल की दृष्टि से आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाने जाएगा। और खेलो इंडिया जो डायलॉग है उसमें हम देख सकते हैं कि जो भारत में प्रधानमंत्री का हमेशा से रहा है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं वो फिट रहें, न केवल मेडल जीते, हमारे खिलाड़ी मेडल जीते, बट एक स्वस्थ भारत की ओर उन्होंने हमेशा एक ये पहल की है। प्रधानमंत्री हमारे हर मंच से आप देखिए 2000 जब नेशनल गेम्स हुए थे देहरादून में, तो उन्होंने उसकी जो सेरेमनी थी वहाँ उन्होंने ओबेसिटी की बात की, जो खाने में जो तेल होता है उसकी कटौती की बात की, और यह दर्शाता है कि इस तरह के अगर प्रधानमंत्री ऐसे मंचों से इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनकी सेहत पर फर्क पड़ता है और एक ऐसा माहौल बनता है कि उससे कि हम एक फिट इंडिया की ओर आगे जाएं। और फिट इंडिया जो कैंपेन है भारत सरकार का जो 2019 में जो राष्ट्रीय खेल दिवस था उस दिन भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी घोषणा की थी, वो एक ऐसा कैंपेन है जिसने भारत को फिट रखने में बहुत मदद की और हमारे जो डेली लाइफस्टाइल है। नारायण, हम लगातार देख रहे हैं कि
खेल के क्षेत्र में अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी लगातार परचम फहराते हुए नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो घरेलू मैदान में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में। लगातार हमने भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखा है और आज जब खेल का मंत्र और ऊर्जा का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निकलेगा तो प्रभावी खिलाड़ियों में साथ ही साथ जो खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं उनमें भी एक अलग उत्साह दिखता हुआ नजर आएगा। नारायण, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वो गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। और इसी के साथ गृह मंत्री अहमदाबाद में होने वाले आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे और जल संरक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो आज व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो कि गुजरात दौरे पर है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे पर हुई बातचीत में दोनों देशों ने 8 अहम बिंदुओं पर सहमति जताई है। 25 अगस्त को बीजिंग में भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विशेष प्रतिनिधि वांग यी के बीच 25वें दौर की वार्ता हुई। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने सीमा मुद्दे पर खुलकर और गहन चर्चा की है। दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही 2005 में तय राजनीतिक मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए WMCC के तहत बॉर्डर डिलिमिटेशन की एक्सपर्ट ग्रुप और बॉर्डर मैनेजमेंट की वर्किंग ग्रुप बातचीत आगे बढ़ाएगी। दोनों समूहों का पहला काम अपने अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करना होगा। LAC पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दोनों पक्षों ने मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य संवाद तंत्र के जरिए तुरंत समाधान निकालने पर भी सहमति जताई है। इनमें WMCC स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और दूसरे सहमत तंत्र शामिल हैं। मकसद साफ है, सीमा पर गलत फहमी और गलत आकलन की स्थिति से बचना और बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना। सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2 अतिरिक्त बैठक बिंदु और पूर्वी साथ ही मध्य सेक्टर में 2 अतिरिक्त बॉर्डर मिलिट्री हॉटलाइन चैनल बनाने पर भी सहमति बनी है। झीलें पृथ्वी के जल चक्र, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये लाखों लोगों को पेयजल, आजीविका और प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध कराती हैं। हर साल 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। बढ़ते प्रदूषण, अतिक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण झीलों पर खतरा बढ़ रहा है और इस दिन लोगों को झीलों की स्वच्छता, संरक्षण और सतत उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। क्या आप जानते हैं धरती पर मौजूद झीलों की संख्या 11.7 करोड़ से भी ज्यादा है। ये झीलें पृथ्वी की लगभग 4% भूमि पर फैली हुई हैं और इनका महत्व सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं है। झीलें मानव जीवन, कृषि, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बेहद अहम प्राकृतिक संसाधन हैं। झीलें केवल पानी का स्रोत नहीं, ये मछलियों, पक्षियों और अनगिनत जलीय प्रजातियों को प्राकृतिक आवास देती हैं, स्थानीय समुदायों की आजीविका को सहारा देती हैं और पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए इनका संरक्षण सिर्फ पर्यावरण की चिंता नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा भी है। झीलों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 27 अगस्त को विश्व झील दिवस मनाया जाता है। 27 अगस्त 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मान्यता दी ताकि झीलों के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन के लिए दुनिया भर में प्रयासों को बढ़ावा मिल सके। 27 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1984 में पहला विश्व झील सम्मेलन यानी वर्ल्ड लेक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। यह सम्मेलन झीलों के संरक्षण, उनके सतत प्रबंधन और वैश्विक स्तर पर झीलों के महत्व को रेखांकित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP और राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम को मिलाकर राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना यानी NPCA शुरू की है। इसके तहत झीलों और आर्द्र भूमियों के प्रदूषण को कम करने, जल गुणवत्ता सुधारने
और इनके पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने पर जोर दिया जाता है। भारत के प्रयासों का एक बड़ा उदाहरण रामसर साइट्स का विस्तार भी है। वर्ष 2014 में भारत में 26 रामसर स्थल थे, जबकि ये संख्या अब 101 हो चुकी है। 26 से 101 तक का ये सफर केवल संख्या में बढ़ोतरी नहीं है, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज विश्व झील दिवस हमें याद दिलाता है कि झीलें सिर्फ जलाशय नहीं बल्कि जीवन, प्रकृति और भविष्य की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। झीलें बचेंगी तो जल बचेगा, जल बचेगा तो जीवन बचेगा। इस विश्व झील दिवस पर आइए अपनी झीलों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने, प्रदूषण रोकने और उनके संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने का संकल्प लें। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में समाचार पत्र आ चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि समाचार पत्रों में कौन सी वो प्रमुख और दिलचस्प खबरें प्रकाशित की गई हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। और शुरुआत करेंगे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई खबर के साथ में। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार बेहतर कर रहा है और आत्मनिर्भर भी बन रहा है। उन्होंने कहा है कि जो वैश्विक हालात हुए उसकी वजह से बेशक हमें आगे बढ़ने में थोड़ा सा विलंब लगा, लेकिन हम दुनिया की जो शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था है उसमें शामिल हो सकते थे। चूंकि वैश्विक संकट इसकी एक बड़ी वजह रहा, लेकिन आने वाले समय में बहुत ही जल्द हम अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भारत फ्रांस मिलकर हेलीकॉप्टर के शक्तिशाली अरावली इंजन बनाएंगे और इस तरीके से दुनिया के जो तमाम सारे शक्ति संपन्न देश हैं उनके साथ मिलकर लगातार भारत रक्षा क्षेत्र में कैसे तकनीकी तौर पर हम बेहतर कर सके, और महत्वपूर्ण इसमें यह है कि आत्मनिर्भर बन सके। मतलब तकनीक विदेशी लेकिन उनका निर्माण भारत में ही, और इस तरीके से भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार मजबूती के सोपान पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर मेटा से जुड़ी हुई है। मेटा की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही और लत में फंस चुका है मेटा, क्योंकि मेटा का जो सबसे बड़ा गंभीर चिंता का विषय वो है कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है। 17 अरब डॉलर देने को राजी हो चुका है मेटा। आपको बता दें कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से किशोरों में सोशल मीडिया की लत लगाने और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर के मुकदमे को खत्म करने के लिए मेटा 17 अरब डॉलर का भुगतान करने को अब राजी हो गया है और साथ ही साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नए उपाय लागू करने के लिए भी अब सहमत हो गया है। अमेरिका के जो 47 राज्य हैं उसके अटॉर्नी जनरल ने ये बुधवार को ऐलान किया है और अमेरिका के 29 राज्यों ने 2023 में जो मेटा का केस चल रहा है वो दायर किया था और हाल ही में कैलिफोर्निया के फेडरल कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुरू की और अब इस समझौते में ये मुकदमा कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। और अगर इसको भारतीय रुपए के हिसाब से लगाया जाए तो 1.59 लाख करोड़ रुपए देगा मेटा। और जो अगली खबर है वो साइबर अपराध से जुड़ी हुई खबर है और ये खबर आपको और हमें जागरूक करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हम ये देखते हैं आए दिन की साइबर फ्रॉड जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा ही मामला जो सामने आया है जिसमें लाखों रुपए की जो ठगी है उसके रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो कि साइबर अपराध से जुड़ा हुआ था। एक जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है वो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और एक जो इसका पूरा रैकेट था उसका सरगना बिहार में पकड़ाया गया है। दिल्ली में जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है वो छोटी दुकानों पर जाकर के कम कीमत की खरीदारी करता था और फर्जी स्क्रीनशॉट दिखा करके वो ये विश्वास दिलाता था कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन जब इसकी जांच की जाती थी तो पता चलता था कि जो बैंक ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें कोई पैसा ही नहीं मिला है। और इसी के तहत बिहार में फ्रेंचाइजी के नाम पर 39.53 लाख की ठगी जो है वो सामने आई है और इसके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये साइबर अपराध से जुड़ी हुई खबर हम सभी को जागरूक करती है कि हम सभी को सतर्क रहना जरूरी है। तो समाचार पत्रों की बात करें तो आज ये कुछ प्रमुख खबरें हैं जिन्हें प्रकाशित किया गया है अखबारों के अलग अलग पन्नों में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खास सेगमेंट है हमारा एक दिन एक उत्सव। बताते हैं उसमें आपको आज क्या है खास। श्रावण के बादल, खेतों में उतरती हरियाली और घर आंगन में रिश्तों की मिठास। ओडिशा में गम्मा पूर्णिमा जिसे राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है,
भाई बहन के इस स्नेह से आगे बढ़कर आस्था, कृषि और लोक जीवन को एक सूत्र में यह उत्सव पिरोती है। पुरी में यह पर्व भगवान बलभद्र की जयंती से भी जुड़ता है, जहां राखी की परंपरा स्वयं श्री मंदिर की सदियों पुरानी सेवायत परंपरा का हिस्सा बन जाती है। आइए दिखाते हैं एक दिन एक उत्सव में ये खास रिपोर्ट। ओडिशा में गहम पूर्णिमा आते ही भाई बहन के रिश्ते का उत्सव लोक जीवन में उतर आता है। बहन भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, घरों में मिठाइयाँ और पारंपरिक पीठा पना सजते हैं। लेकिन इस पर्व की कहानी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। इसकी परंपराओं में ओडिशा की आस्था, गांव की संस्कृति और कृषि जीवन की झलक भी दिखाई देती है। पुरी में गहम पूर्णिमा का रंग और भी आध्यात्मिक हो उठता है। ये पर्व भगवान बलभद्र की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र को विशेष पट, राखी और गुआ माला अर्पित की जाती है। परंपरा में इन्हें देवी सुभद्रा के अपने दोनों भाइयों के प्रति स्नेह के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इन विशेष राखियों को तैयार करने की जिम्मेदारी पटरा बिशोई सेवक परिवार निभाता है। पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा में 4 पट राखियां और 4 गुआ मालाएं तैयार की जाती हैं। ये परंपरा पुरी से आगे केंद्रापड़ा के तुलसी क्षेत्र स्थित भगवान बलदेव जीव मंदिर तक जाती है, जहां गहम पूर्णिमा पर पुरी श्री मंदिर की ओर से पट राखी भेजी जाती है। गहम पूर्णिमा ओडिशा के कृषि जीवन से भी गहराई से जुड़ी है। पशुधन के प्रति कृतज्ञता जताते हुए गायों की पूजा की जाती है और खेती में जुटे बैलों को विश्राम दिया जाता है। घर में बने पीठा पना और दूसरे पकवान उन्हें खिलाए जाते हैं। इस तरह भाई बहन के रिश्ते से शुरू हुआ ये पर्व परिवार, भगवान, पशुधन और धरती सबके प्रति कृतज्ञता का भाव समेट लेता है। गहम पूर्णिमा की खूबसूरती यही है कि यहाँ राखी सिर्फ कलाई पर नहीं बंधती, रिश्तों और परंपराओं को भी जोड़ती है। पुरी की आस्था हो या गांवों का कृषि जीवन, ये उत्सव ओडिशा की उस संस्कृति को जीवित रखता है जहाँ प्रेम, भक्ति और प्रकृति साथ साथ चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं अलग अलग राज्यों में कैसा है मौसम का हाल।
इसी के साथ नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल खजुराहो की अद्भुत नक्काशी। और ये जो नक्काशी है इसमें हर पत्थर जो है वो इतिहास की कहानी कहता है। हर नक्काशी में सदियों पुरानी कला जीवंत नजर आती है। आप खजुराहो की इन खूबसूरत नक्काशी का आनंद लीजिए और इसी के साथ मुझे और भावना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।